वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स साइंस जीके सेंटर। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी क्विज का 5वां वीडियो, ठीक है, 5th पार्ट। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ कैसा रंग देता है? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है स्टार्च आयोडीन के साथ कैसा कलर देता है, ये आपका केमिस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी स्टार्च को हम लोग आयोडीन के घोल में डालते हैं तो वो बैंगनी नीला कलर का हो जाता है, ठीक है। तो आयोडीन होता है वो जनरली पीला कलर का होता है, ठीक है, थोड़ा पीला सा होता है, येलोइश कलर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें हम लोग स्टार्च मिलाते हैं, मंड मिलाते हैं, तो वो बैंगनी नीला हो जाता है। अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे आलू हो गया या फिर चावल का दाना हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम लोग नमक डाल दें, क्या डाल दें, नमक डाल दें, साल्ट डाल दें, तो नमक में आयोडीन रहता है ना, आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन को मतलब नमक को अगर चावल में डाल दें, रख दें, डालकर रख दें आलू में, ठीक है, तो कुछ देर बाद वो बैंगनी नीला रंग का हो जाएगा अगर उसमें, ठीक है, नमक में आयोडीन रहेगा तो, ठीक है, क्योंकि चावल में और पोटैटो में, आलू में तो स्टार्च रहता ही है, ठीक है। तो ये परीक्षण का एक प्रकार है। दूसरा है फ्रेंड्स कागज एवं कपास। कपास मतलब होता है रुई, ठीक है। तो जो रुई होता है और कागज होता है पेपर का, वो किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? तो फ्रेंड्स वो सेलुलोज हैं जो कि पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो हम लोग पेड़ से पेपर बनाते हैं, है ना, पेड़ से पेपर बनाते हैं कागज़, और कपास मतलब रुई बनाते हैं, ठीक है। तो हमको मालूम है कि पेड़ कोशिकाओं से बना है। तो जो कोशिका का जो बाहरी आउटर लेयर होता है, ठीक है, बाहरी स्तर होता है, वो क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है, ठीक है, कोशिका भित्ति कहलाता है। तो फ्रेंड्स वो कोशिका भित्ति सेलुलोज का ही बना होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। इसलिए जब हम पूरा पेड़ को अगर पेरते हैं, पेस्ट बनाते हैं फैक्ट्री में, तो सब का सब पूरा घुल जाता है, ठीक है, यूज नहीं आता। और जो सेल वाल है, बाहर का जो सेल वाल है कोशिका का, जो सेलुलोज का बना रहता है, वही पेपर बनता है अंत में, ठीक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स जंतुओं में उपस्थित डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हमारे अंदर मतलब औरतों में ले सकते हैं मेनली, और जो एनिमल है जैसे गाय है ना, तो उनमें कौन सा डाइसेकेराइड रहता है, ठीक है, डाइसेकेराइड रहता है। तो लैक्टोज नाम का जो शुगर है डाइसेकेराइड है, 2 मोनोसेकेराइड से बना है, वो मौजूद रहता है, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स सबसे मीठी शर्करा या शुगर कौन सा है, ठीक है। तो जो फ्रक्टोज होता है, जो फलों में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, मीठे मीठे फलों में पाया जाता है फ्रक्टोज, वो सबसे मीठा रहता है, ठीक है, मीठा रहता है। और एक होता है फ्रेंड्स सैक्रिन, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सैक्रिन नाम का एक होता है सैक्रिन, वो इससे भी मतलब फ्रक्टोज से भी बहुत ज़्यादा 200 से ज़्यादा गुना मीठा होता है, जो कि कृत्रिम, ठीक है, आर्टिफिशियल शुगर होता है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है, मधुमेह के रोगियों को। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स साइटोक्रोम के मुख्य अवयव, ठीक है। तो साइटोक्रोम क्या है? हीमोग्लोबिन से ही बना रहता है, ठीक है, बना ही एक कॉम्प्लेक्स है। तो ये प्रोटीन का और आयरन का, मतलब आयरन है ना, फेरस हो गया, ठीक है, इसका बना रहता है। और सेम उसी चीज़ का ये हीमोग्लोबिन भी बना रहता है, प्रोटीन का और आयरन का, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसी से ही साइटोक्रोम बनता है, ठीक है, दोनों का सेम कॉम्पोजिशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि साइटोक्रोम का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो जो हीमोग्लोबिन से साइटोक्रोम बना है, ठीक है, जो प्रोटीन आयरन का है, आखिर वो क्यों बना है, उसका कार्य क्या है, ठीक है। तो साइटोक्रोम का मेन कार्य है फ्रेंड्स श्वसन में ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ठीक है। तो ये किस रूप में होता है? इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला के रूप में, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होता है ना, जो मेम्ब्रेन होता है, जहाँ पर ये श्वसन का क्रिया होता है, तो वहाँ एटीपी निर्माण के समय, एटीपी का
जो एटीपी नहीं लिखा है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एटीपी का सिंथेसिस होता है उस टाइम इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला होता है, एक मेम्ब्रेन में प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के बाद एडीपी से, ठीक है, एडीपी से एटीपी बनाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम यही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, ठीक है, साइटोक्रोम। सातवां है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है श्वसन में ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भाग नहीं लेता है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में ये श्वसन में ऑक्सीजन को ले जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को ले जाने का काम एक स्थान से दूसरे स्थान ब्लड में करता है, ठीक है, खून में। तो पुरानी खराब कोशिकाओं को नष्ट करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स, जब कोई कोशिका खराब हो जाता है एनिमल में, चाहे प्लांट में, किसी में भी हो, पौधों में, तो उसको नष्ट करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर रहता है, लाइसोसोम के ऊपर रहता है, जिसमें क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है जो कैसा रहता है, अम्लीय रहता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का रहता है। तो जब ये फूटता है लाइसोसोम तो कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी बोलते हैं कोशिका का, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र प्रक्रिया किस कोशिकाओं में होती है, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंड्स कोशिकांगों में, ठीक है, ये कोशिकाओं लिख दिया हूँ, किस कोशिकांगों में होता है। तो फ्रेंड्स कोशिका रहता है जैसे कि, तो यहाँ होता क्या है, वसा से, ठीक है, वसा से जब कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है, वसा से जब कार्बोहाइड्रेट को कार्ब भी बोलते हैं, तो वसा से जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो वो क्रिया किसके द्वारा होता है, ग्लाइऑक्सिसोम के द्वारा। इसी प्रोसेस को ग्लाइऑक्सिलेट चक्र कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा वसा से क्या बनता है, वसा का ऑक्सीकरण होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वसा एवं तेल युक्त पदार्थ, मतलब जो तेल युक्त पदार्थ है जैसे घी है, ठीक है, लिपिड है, वसा है, और कुछ भी जैसे मक्खन है, कुछ भी, तो वो पदार्थ घुलनशीलता पानी में कैसी होती है, उसका जो घुलनशीलता है वो पानी में कैसा होता है। तो तेल पानी में कहाँ घुलता है, जल में अघुलनशील। तो आपको एक ट्रिक है कि तेल प्लस अगर पानी मिला दें, तेल को पानी में मिला दें तो कहाँ घुलता है ना, तो जल में अघुलनशील फैट तेल युक्त पदार्थ जैसे पनीर, घी, ठीक है, ये घुलता नहीं है। 11वां नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वसा तेल युक्त पदार्थ की घुलनशीलता कार्बनिक पदार्थ जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन आदि में कैसी होती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो वसा होता है और तेल युक्त पदार्थ होता है जैसे मक्खन, घी, कुछ भी जो ग्लिसरॉल होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, ये सभी वसा में आता है। कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी वसा में आता है। तो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब कार्बन से निर्मित होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, मतलब जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो कार्बनिक विलायक में ही घुलते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक, यहाँ पदार्थ लिख दिया हूँ, कार्बनिक विलायक, ठीक है, कार्बनिक विलायक में घुलनशील, ठीक है, कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है वसा तेल, क्योंकि ये भी कार्बनिक होता है, ठीक है। 12वां नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट में मुख्य अंतर क्या है। तो जैसा कि आप लोग को कार्बोहाइड्रेट का सूत्र मालूम है, मैं ग्लूकोज का लिख देता हूँ, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, मतलब C मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डबल रहता है इसलिए यहाँ 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला रहता है, ठीक है। तो ये सेम फार्मूला वसा का भी रहता है, ठीक है, ये सेम फार्मूला वसा का भी रहता है, बस अंतर इतना रहता है कि इसमें ऑक्सीजन, वसा में ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, यही अंतर है इन दोनों में। तो इससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो वसा है, ठीक है, एक सेकंड कहाँ गया,
हाँ, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो वसा में चूंकि ऑक्सीजन बहुत कम होता है ना, तो इसलिए इसका ऑक्सीकरण ज़्यादा होता है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट के अपेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का फ्रेंड्स, यदि वसा कार्बोहाइड्रेट दोनों का ऑक्सीकरण कोशिका में हो तो किसके द्वारा ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। अभी मैं बताया हूँ कि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा के ऑक्सीकरण से कई गुना ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि ये वसा में ऑक्सीजन कम होता है। तो जब हम लोग उपवास रहते हैं फ्रेंड्स, तो उपवास रहने के दरमियान अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन जा सकता है, ठीक है, एक दिन जा सकता है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट ना हो और वसा से हमको ज़िंदा रहना हो तो हम 20-21 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है, 20-21 दिन तक जो ज़िंदा रहते हैं, जो अनशन करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो वसा के कारण होता है फ्रेंड्स, वसा का ऑक्सीकरण होता है, उससे एनर्जी मिलता रहता है, ठीक है। 14वां नंबर का क्वेश्चन है प्रोटीन निर्माण के महत्वपूर्ण तत्व। तो प्रोटीन निर्माण में कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो CHO रहता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों बना रहता है ना, CHO, ठीक है, C मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रहता ही है, साथ में इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी ऐड रहता है प्रोटीन निर्माण के लिए, क्योंकि ये अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड रहते हैं। ये अमाइनो एसिड अमाइनो कर दिया हूँ, अमीनो एसिड बहुत सारे मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, जो किससे बना रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और स्पेशली याद रखना नाइट्रोजन, कुछ % सल्फर का। तो आपको मैं बता दूँ लगभग 16% इसमें नाइट्रोजन होता है, लगभग 16%, और 4% लगभग सल्फर होता है किसमें, प्रोटीन में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट है 15वां नंबर का क्वेश्चन, कोशिका के केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ठीक है। तो ये कोशिका है, इसके अंदर जो केंद्रक रहता है न्यूक्लियस, उसको मैं ब्राउन कलर कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, ये ब्राउन कलर हो गया फ्रेंड्स। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया, ठीक है, इससे लिंक करके याद रखना। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो कोशिका विभाजन, कोशिका विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो कोशिका का जो विज्ञान है उसके जनक किसको बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को। तो ये हुक है, उससे पहले था वो रॉबर्ट ब्राउन था, ठीक है, तो आप इसको याद रखना। 17वां नंबर का क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक रहता है वो अविकसित रहता है, केंद्रक कला और केंद्रक कला का अभाव रहता है। तो जैसे मैं ये बना दूं प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो इसमें केंद्रक कला नहीं पाया जाता, सीधा आपका न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है, मतलब जो भी DNA या RNA जो भी रहता है, जो बैक्टीरिया वगैरह है ना, प्रोकैरियोटिक वही हैं। तो इनमें जो DNA RNA रहता है वो डायरेक्ट कोशिका में बिखरा रहता है, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता, कोशिका का केंद्रक झिल्ली नहीं रहता विकसित, ठीक है। और यूकैरियोटिक में ये विकसित रहता है स्पष्ट रूप से, ठीक है फ्रेंड्स, कोशिका में स्पष्ट रूप से झिल्ली रहता है, उसके अंदर DNA RNA जो भी क्रोमेटिन है वो पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां नंबर का, केंद्रक द्रव्य मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म। तो केंद्रक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है तो उसके अंदर जो भी मटेरियल रहता है केंद्रक के अंदर वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, केंद्रक का द्रव्य कहलाता है। तो किससे बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन से। न्यूक्लियो मतलब होता है DNA, न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA, ठीक है, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन हो गया है ना, नॉर्मली ये हिस्टोन प्रोटीन का बना रहता है, तो DNA और RNA और प्रोटीन से केंद्रक बना रहता है, यही समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर का, कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली किससे बनी होती है। तो जो कोशिका का झिल्ली होता है मेम्ब्रेन होता है, और केंद्रक का जो मेम्ब्रेन होता है फ्रेंड्स ये लाइपोप्रोटीन से बना होता है, लिपोप्रोटीन से, मतलब लिपिड, ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन और कुछ नहीं, लिपिड प्लस प्रोटीन,
ठीक है, याद रखना आप, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो लिपिड क्या है, एक प्रकार का वसा है, जितना भी हम लोग घी खाते हैं, घी, मक्खन, पनीर, ठीक है। और जो प्रोटीन के लिए दाल लेते हैं, है ना, दाल, सोयाबीन, तो वो सभी दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, कोशिका का मेम्ब्रेन बनाते हैं और केंद्रक का मेम्ब्रेन बनाते हैं, झिल्ली बनाते हैं, ठीक है, उसको मजबूत करते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स केंद्रिका, जो न्यूक्लियोलस सॉरी, तो जो कोशिका रहता है उसके अंदर केंद्रक रहता है, तो केंद्रक के अंदर भी एक और छोटा छोटा केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। तो वो उसका मुख्य कार्य क्या है ना, तो केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियोलस रहता है उसका मुख्य कार्य है आरएनए का निर्माण करना और राइबोसोम का निर्माण करना। राइबोसोम से बाद में प्रोटीन बनता है, ठीक है, याद रखना। तो फ्रेंड्स संश्लेषण का मतलब निर्माण ही होता है, विज्ञान के भाषा में निर्माण को संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना। 21वां नंबर का क्वेश्चन है, वो ये है केंद्रिका के ही बारे में है, न्यूक्लियोलस का निर्माण किससे होता है। तो अभी आपको बताया हूँ, जो केंद्रक के अंदर छोटा छोटा न्यूक्लियोलस पाया जाता है, केंद्रिका वो क्या करता है, आरएनए बनाता है और राइबोसोम बनाता है। तो वो किससे बना रहता है, वो गुणसूत्र से बना रहता है, ठीक है। शॉर्टकट में बता दूं, जो गुणसूत्र रहता है फ्रेंड्स ऐसे, तो 60 प्रकार का एक गुणसूत्र रहता है, 60 क्रोमोसोम बोलते हैं जिसको, 60 क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो 60 का मतलब होता है सैटेलाइट, ठीक है। तो कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिसमें छोटा छोटा ऐसे सैटेलाइट निकला रहता है, थोड़ा सा निकला रहता है, ठीक है। तो यही आगे चल के, यही जो सैटेलाइट वाला क्रोमोसोम है आगे चल के केंद्रिका में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, केंद्रिका में परिवर्तित हो जाता है और अगेन केंद्रिका से फिर ये राइबोसोम बनता है, फिर प्रोटीन वोटीन बनता है, ठीक है। 22वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो जनरली कोशिका में केंद्रक तो रहता है ना, तो कुछ कोशिका ऐसे हैं जहाँ नहीं रहता। तो कहाँ कहाँ है, त्वचा का बाहरी परत, ठीक है, हमारे जो त्वचा है, स्किन है, उसका जो बाहरी परत में जो भी कोशिकाएं रहते हैं उनमें, और आँख के लेंस की कोशिकाओं, जो आँख के लेंस जो बना रहता है, जिस भी कोशिका से बना रहता है ना, किसी न किसी प्रकार से, तो वो कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। और स्पेशली याद रखना कि लाल रक्त कणिका मतलब RBC, रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, तो इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। ये RBC का आकार ऐसे रहता है, छत्तीसगढ़ में बालूशाह जो बनाते हैं वैसे ही रहता है, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, बस हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रोमेटिन धागे कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशिका के केंद्रक में, जो कोशिका होता है फ्रेंड्स, उसके केंद्रक के अंदर जो धागा रहता है, धागा जैसा पूरा संरचना रहता है, उसको क्रोमेटिन बोला जाता है। क्रोमेटिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन धागे किससे बने होते हैं, तो जो केंद्रक के अंदर, ठीक है, कोशिका केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन जो धागा होता है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से, ठीक है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, न्यूक्लियो मतलब हो गया वही न्यूक्लिक एसिड DNA, ठीक है, और RNA इससे बना होता है। और प्रोटीन, प्रोटीन में स्पेशली हिस्टोन प्रोटीन, क्या, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन नाम का प्रोटीन, तो इनसे ये क्रोमेटिन धागे बना रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, जैसे ये प्रोटीन हो गया हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ भी हिस्टोन प्रोटीन हो गया, यहाँ भी हिस्टोन प्रोटीन, तो इसमें रहता क्या है, DNA, ऐसे DNA, ठीक है, ऐसे घूम कर ऐसे इसमें गोल घुमा रहता है, ऐसे गोल घुमा रहता है। तो आप ये समझ सकते हैं, कोई धागा है तो उसको कुछ ना कुछ आधार चाहिए, है ना। तो धागा को एक हम लोग ऐसे छोटा सा जो मज्जा होता है, पतंग उड़ाते हैं, मज्जा है ना, मज्जा मालूम है, पतंग उड़ाते हैं, तो उससे बांध दिया जाता है ताकि धागा को हम लोग रख सकें दुकान में या सिलाई मशीन में। तो धागा को बांधने के लिए जो मज्जा होता है, वैसे ही DNA को बांधने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए आधार, तो वो क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, ठीक है, प्रोटीन रहता है। दूसरा एग्जाम्पल इसी का हम लोग ले सकते हैं फ्रेंड्स, मोमबत्ती, जैसे मोमबत्ती रहता है तो उसमें एक धागा रहता है, तो धागा जलता नहीं है, मतलब ज्वलनशील तो मोमबत्ती रहता है, ठीक है, जो वैक्स रहता है मोम वो जलता है, लेकिन उसके लिए कुछ आधार चाहिए, है ना, तो वो आधार मोमबत्ती का जो धागा रहता है वो काम करता है, वैसे ये भी है, ठीक है। फिर देखते हैं 25वां नंबर का क्वेश्चन, क्रोमेटिन में उपस्थित न्यूक्लिक अम्ल। तो क्रोमेटिन अभी हम लोग चर्चा की है, न्यूक्लिक अम्ल मतलब DNA और RNA ये दोनों उपस्थित रहता है क्रोमेटिन धागे में, जो कि केंद्रक के अंदर धागा रहता है, ठीक है।
तो ये आपको ये बता दूं कि ये 90 से 95%, ठीक है, 90 से 95% DNA रहता है, और बाकी जो 5 से छोटा सा, ठीक है, 5 से 10%, ठीक है, ये 90 से 95%, और ये RNA मात्र 5 से 10% रहता है, ठीक है, फिक्स नहीं है, 5 से 10 के बीच में रहेगा। और DNA 90 से 95%, मतलब अधिकतर DNA रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमेटिन में उपस्थित प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, अभी हम लोग चर्चा किए हैं, जो धागा है और बीच बीच में प्रोटीन से, जो DNA धागा है वो बीच बीच में प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीन में वो घुमा रहता है, ठीक है, प्रोटीन में लिपटा रहता है, तो प्रोटीन हिस्टोन है उसका नाम, और वो क्षारीय प्रकृति का होता है, मतलब क्षार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय, ठीक है, कोशिका जब एक कोशिका दो में जो बढ़ता है उस टाइम क्रोमेटिन धागे किस में परिवर्तित होते हैं, गुणसूत्र में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो केंद्रक के अंदर जो धागा रहता है क्रोमेटिन, वो जब कोशिका डिवाइड होता है, दो भागों में बढ़ता है, उस समय वो एकदम पास में आ जाते हैं, और एक सा आकार का जो धागा रहता है, ठीक है, धागा वो एक सा आकार का गुणसूत्र बना लेते हैं। कंपोजिशन वही रहता है, इसमें भी DNA हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, RNA रहेगा, और ये जो एक आकार का जो गुणसूत्र बना लिए हैं, एकदम घना होकर बना लिए हैं, उसमें भी RNA DNA और हिस्टोन प्रोटीन ही रहेगा। बस अंतर यही है कि एकदम ये घना हो जाता है और छोटा हो जाता है, पास धागे से छोटा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। इन्हें आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है, तो गुणसूत्र को कहा जाता है क्रोमोसोम को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्रोमोसोम होता है, इसी में हम लोग का पूरा लक्षण रहता है, कैरेक्टर रहता है, जैसे गुस्सा होना, हम लोग लड़का हैं या लड़की हैं, हमारे बाल काले हैं, हम लोग का हाइट इतना है, हम लोग गोरे हैं, हम लोग इंसान हैं, तो सभी कैरेक्टर ये गुणसूत्र के अंदर, ठीक है, मौजूद रहता है, और यही हमारे बच्चों में जाता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान का बच्चा इंसान होते जाता है। तो यही है कैरियर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरियर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। तो आनुवंशिक लक्षणों का वाहक मैं आपको 1 मिनट और बता दूं कि क्रोमेटिन धागा भी है, क्योंकि इसी से ये घना होकर क्रोमोसोम बना है, ठीक है ना। तो ये आनुवंशिक लक्षणों का वाहक क्रोमेटिन को भी बोल सकते हैं और क्रोमोसोम को भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है, बस रचना में परिवर्तन है, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम रहता है फ्रेंड्स, जो धागा रहता है जो क्रोमेटिन का, वो छोटा छोटा जीन से बना रहता है। किससे बना रहता है? जीन से बना रहता है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कौन है, तो जीन भी उसका आंसर है, क्रोमोसोम भी उसका आंसर है, क्रोमेटिन भी उसका आंसर है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है उम्र में वृद्धि। जब कोई बच्चा बढ़ता है, जवान होता है, ठीक है, यंग होता है, फिर वो वृद्ध हो जाता है और बड़ा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एजिंग बोलते हैं, ठीक है। उम्र का बढ़ना तो किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स, जो क्रोमोसोम अभी बताया हूँ, एक्स आकार का रहता है क्रोमोसोम, ये एक्स बना दिया, तो जो उसका किनारा वाला भाग है, किनारा जो ऊपर का चौटैया है, उसको क्या बोलते हैं? टीलोमियर बोलते हैं, ठीक है। टीलोमियर, यहाँ लिखा है टीलोमियर, एक्स का वो ऊपर का किनारा भाग, या नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको टीलोमियर बोला जाता है। टीलोमियर मतलब अंत का भाग, ठीक है, अंतिम छोर। तो इसी टीलोमियर का छोटा होना एजिंग कहलाता है, ठीक है। ये जो जैसे ये मैं लंबा बना दिया, अब थोड़ा उम्र बढ़ेगा इंसान का तो थोड़ा टीलोमियर छोटा हो जाएगा, अभी बड़ा है फिर छोटा हो जाएगा, और जब बूढ़ा होंगे हम लोग तो टीलोमियर ही गायब हो जाएगा, मतलब उसका किनारा थोड़ा सा रगड़ा कर, ठीक है, रगड़ा कर नष्ट हो जाता है टीलोमियर। तो क्रोमोसोम का छोटा होना मतलब टीलोमियर का छोटा होना एजिंग कहलाता है, ठीक है, याद रखना। न्यूक्लिक अम्ल किनका बहुलक होता है? पॉलीमर होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल हम लोग अभी पढ़े हैं DNA, ठीक है, या फिर RNA, ठीक है, ये न्यूक्लिक अम्ल है। तो ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। तो बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं मिल करके DNA बनाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अणु किससे बने होते हैं? तो शर्करा मतलब एक शुगर रहेगा, S लिख दिया हूँ, प्लस
एक फास्फेट रहेगा जिसको फास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। जो फास्फेट है वो अम्लीय नेचर का होता है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं किसको, डीएनए को न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। ए मतलब एसिड होता है, तो ये एसिडिक नेचर इसी फास्फेट के कारण होता है, फास्फोरिक एसिड के कारण। ठीक है, और अंत में नाइट्रोजन युक्त बेस। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त बेस मतलब क्षार। तो ये तीन चीज से न्यूक्लियोटाइड बनता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बनाते हैं। ठीक है, डीएनए का चेन बनाते हैं। तो कैसे बनता है यही छोटा सा बता देता हूँ। तो इसको याद रखने के लिए आप पीएससी याद रखना। ठीक है, पीएससी जो एग्जाम लेता है कलेक्टर का, डिप्टी कलेक्टर का, ठीक है, सॉरी डिप्टी कलेक्टर का। तो फ्रेंड्स पी मतलब होता है फास्फेट, उससे जुड़ा होता है शुगर मतलब शक्कर, उससे जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो नाइट्रोजनस बेस के कितने प्रकार हैं देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड में कौन से शर्करा होते हैं, तो आरएनए में राइबोस शर्करा होते हैं और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा मतलब शुगर होते हैं। ठीक है, आपको काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि राइबोस होता है वो 5 कार्बन वाला होता है 5C। ठीक है, और डीऑक्सी राइबोस है वो भी 5 कार्बन वाला है और कैसे रहता है, रिंग के रूप में रहता है, ये रिंग के रूप में है। ठीक है, ये क्या है, राइबोस है और डीऑक्सी राइबोस है, रिंग के रूप में 5 कार्बन वाला, हर कोना 1 कार्बन। ठीक, 5 कार्बन वाला है इसलिए इसको पेंटोज भी बोलते हैं। ठीक है, पेंटोज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां नंबर का, न्यूक्लियोटाइड में कौन से नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो जो नाइट्रोजनस बेस है जो हम लोग डिस्कस किए हैं पीएससी। ठीक है, ये सी किस लिए है, साइटोसिन के लिए था। ठीक है, यहाँ साइटोसिन दिया है ना, ये नाइट्रोजनस बेस है, क्षार है। तो पीएससी में जो हम लोग नाइट्रोजनस क्षार लेते हैं एन, वो उसको मैं इससे समझाया था। तो ये जो नाइट्रोजनस क्षार है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, आप इसको याद रखना। तो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो थाइमिन है फ्रेंड्स ये विटामिन बी है। ठीक है, B1 है। ठीक है, विटामिन B1 को थाइमिन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, बी कॉम्प्लेक्स का ये पार्ट है। ठीक है, B1 को थाइमिन बोलते हैं। और डीएनए में ये 4 चीज़ पाया जाता है फ्रेंड्स, डीएनए में। ठीक है, ये 4 चीज़ पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, और जो आरएनए होता है उसमें ये थाइमिन नहीं पाया जाता है, ये एडेनिन, ये ग्वानिन, साइटोसिन और ये यूरेसिल, ये चारों मिल करके आरएनए के लिए बेस तैयार करते हैं, क्षार तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आरएनए और डीएनए में अंतर होता है। फिर 34वां नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो शुगर से बना रहता है इसलिए राइबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो शुगर इसलिए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, याद रखना। फिर है फ्रेंड्स डीएनए का प्रसिद्ध वाटसन एवं क्रिक मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया। तो इजीली याद कर सकते हैं, वाटसन एवं क्रिक ने ही मॉडल प्रस्तुत किया, इसलिए इसका नाम डीएनए का मॉडल का वाटसन एंड क्रिक मॉडल है। ठीक है, आपको कई इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि ऐसा ये न्यूक्लियोटाइड का चेन रहता है, 2 चेन। ठीक है, ऐसा 2 चेन रहता है और दोनों घूम घूम कर ऐसा घूमा रहता है, इसलिए इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, द्विचक्राकार संरचना बोलते हैं। इसी को वाटसन एंड क्रिक ने दिया है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का चेन है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड का चेन है। ठीक है, थ्योरी में आप पढ़ना, ये तो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर टाइप का पढ़ते हैं इसको, थ्योरी में आप उसको डिटेल में पढ़ना। डीएनए रचना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला है इसका मॉडल किन्होंने दिया, यही वाटसन एंड क्रिक ने ही तो दिया है ना। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, ये है। ठीक है, इसको देखते हैं 38 नंबर का, डीएनए में दोनों श्रृंखला आपस में किस बंध द्वारा जुड़ी रहती है। तो फ्रेंड्स ये डीएनए का, जैसे ये डीएनए है, एक न्यूक्लियोटाइड है चेन है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड चेन है, तो बीच बीच में ये रेलगाड़ी की पटरी की तरह बॉन्ड से जुड़ा रहता है।
तो ये किससे जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बंध से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। थ्योरी में आप पढ़ना इसको। फिर 39 का नंबर का जो क्वेश्चन है, डीएनए में हाइड्रोजन बंध किनके मध्य होता है, दो नाइट्रोजनी क्षार के बीच, जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं एडेनिन, ठीक है। तो ये एडेनिन थाइमिन से जुड़ा रहता है और इनके बीच में क्या रहता है, दो हाइड्रोजन बंध रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ठीक है। वैसी जो क्षार हम लोग डिस्कस किए हैं एडेनिन, एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ा रहता है आरएनए में, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जो ग्वानिन होता है, ठीक है, इसका ट्रिक अभी आपको बताऊंगा। जो ग्वानिन होता है वो किससे जुड़ा रहता है, तीन बंध से, साइटोसिन से। अभी आप रिप्ले करके एक बार देखना तो समझ में आएगा। साइटोसिन से जो जुड़ा रहता है ग्वानिन, ये क्षार है, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो ये हाइड्रोजन बंध है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, इससे जुड़ा रहता है। इसका एक ट्रिक है फ्रेंड्स, ये 8 याद रखना, 8 CG छत्तीसगढ़ पर, ठीक है। तो ए मतलब क्या हुआ, एडेनिन, जो कि थाइमिन से जुड़ा रहता है 8, और छत्तीसगढ़ में याद रखना सी जो है साइटोसिन, वो ग्वानिन से जुड़ा रहता है, ठीक है, याद रखना। और 8 में जो 8 है जो डीएनए में पाया जाता है, तो ये जो एडेनिन है वो यूरेसिल से जुड़ा रहता है किसमें, आरएनए में, ठीक है, याद रखना। अब ये एडेनिन ग्वानिन, ये एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन क्या है आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में। तो डीएनए ऐसा चैन रहता है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। तो इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन ऐसा चैन बना रहता है, ठीक है। सब क्षार रहता है एक स्ट्रेन का, और दूसरा श्रृंखला रहता है। तो इसके विपरीत रहता है ऐसे, टी मतलब थाइमिन, और ये CG हो गया, जी सी से, और CG से हो गया, ये थाइमिन ए से, ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है। तो एक प्रकार का जो सीढ़ी रहता है, जिसको छत्तीसगढ़ी में निसेनी बोलते हैं, इस टाइप का डीएनए रहता है, ऐसा निसेनी जैसा डीएनए रहता है। और बीच में जो चढ़ने का है निसेनी में, वो क्या है, वही हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो ये केंद्रक में पाया जाता है क्रोमेटिन के रूप में, अभी हम लोग पढ़े हैं, आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीएनए की रचना कैसी होती है, तो द्विचक्राकार डबल हेलिकल। तो अभी बताया हूँ कि दो न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे सीढ़ी जैसा जुड़ा रहता है हाइड्रोजन बंध से। तो ये सीढ़ी जैसा कैसा रहता है, ऐसा हेलिकल रहता है, ठीक है, ऐसा हेलिकल मतलब घुमावदार रहता है, सीधा सीढ़ी जैसा नहीं रहता, थोड़ा घुमा हुआ रहता है, ठीक है। इसको आप याद रखना। और डीएनए के बारे में स्पेशल थ्योरी क्लास में आप उसको पढ़ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताना। इसमें 40 क्वेश्चन हम लोग इसलिए कवर किए हैं कि ताकि वीडियो 240 पिक्सल में आ सके, ठीक है, ताकि आपका डेटा बच सके, ठीक है। तो इसलिए 40 क्वेश्चन किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा बना है, और सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है तो, और कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6वें पार्ट में, ठीक है। तो बाय फ्रेंड्स।